बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और कोरोना पैंडेमिक के अंदर अपना ख्याल रख रहे होंगे। बावजूद इसके कि गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शंस काफ़ी ज़्यादा ओपन कर दिए हैं, लॉकडाउन ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया हुआ है, पार्शली उसको सॉफ्ट कर दिया हुआ है लॉकडाउन को। इसके बावजूद भी अपनी और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। सिर्फ ज़रूरत के वक्त बाहर जाइए। कोई भी शॉपिंग वगैरह करनी है तो ऑनलाइन शॉपिंग की तरफ टेंड हो जाइए, कोई इशू नहीं है। और बिला ज़रूरत घर से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों की जो लाइव्स हैं, आप लोगों की जो हेल्थ है, उससे इम्पॉर्टेंट कोई चीज़ नहीं है। और घर में रह के रमज़ान है, बहुत प्रोडक्टिव काम कीजिए। ये लेक्चर तो साथ साथ चलते रहेंगे, लेकिन अपनी जो प्राइमरी अटेंशन है वो इबादत की तरफ रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा सवाब कमाइए। इस हफ्ते के अंदर जो हमारा लेक्चर है वो नेचुरल सिस्टम पर्सपेक्टिव के ऊपर है। लास्ट वीक के अंदर हमने हॉथॉर्न की स्टडीज़ देखी थी, और हॉथॉर्न की स्टडीज़ जिसमें हमने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स देखे थे जो किए गए थे एल्टन मायो और फ्रिट्सबर्ग की तरफ से, जिसमें उन्होंने ये जानने की कोशिश की थी कि एक एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। उन्होंने लाइट देखा, फटीग देखा, और बहुत से फैक्टर्स के थ्रू उन्होंने वो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए। बॉटम लाइन ये थी कि वो जो एक्सपेरिमेंट थे उनसे बहुत सी यूज़फुल चीज़ें तो ड्रॉ हुई जिन्होंने फ्यूचर में बहुत ज़्यादा रिसर्च को हेल्प आउट किया। लेकिन अगर हम कहें कि वो कम्प्लीटली सक्सेसफुल थे तो डैट विल नॉट बी टू मच राइट, क्योंकि उन्होंने खुद उस एक्सपेरिमेंट्स के अंदर क्लेम किया था कि जो ये एक्सपेरिमेंट्स हैं ये उस तरह से सक्सेसफुल नहीं हुए, या किसी भी एक्सपेरिमेंट का उस तरह का रिजल्ट नहीं आया जिस तरह का रिजल्ट एक्सपेक्ट करके वो एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया गया था। ना वो स्टार्ट में इल्यूमिनेशन वाले एक्सपेरिमेंट का, ना बाद में फटीग वाले एक्सपेरिमेंट का, ना बाद में सेटिस्फेक्शन वाले एक्सपेरिमेंट का, किसी भी एक्सपेरिमेंट के एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स जो से थे वो मीट नहीं हो सके थे। और उनके दौरान कई चीज़ें इवॉल्व होती रहीं, कई चीज़ें उनको पता चलती रहीं जिन्होंने फ्यूचर में एक चीज़ को बुनियाद बनाया और उसमें हेल्प किया फ्यूचर रिसर्च में। लेकिन उस वक्त यूज़फुल कंक्लूजन्स तो ड्रॉ हुए, लेकिन कोई अल्टीमेट रिजल्ट नहीं आया उन एक्सपेरिमेंट्स का। लेकिन स्टिल जो ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी है, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर है, वो हॉथॉर्न स्टडीज़ को बहुत ज़्यादा वेटेज देता है, बहुत ज़्यादा उनको प्रेफरेंस देता है, बहुत ज़्यादा उनको हाईली रिगार्ड करता है, क्योंकि उन्होंने एक नया ट्रेंड स्टार्ट किया ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर कि आप कोई भी चीज़ सिंपली अजम्पशंस की बेस पर ना लीजिए, आप एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर लीजिए। आप कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट के अंदर एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कीजिए, उससे आपको पता चल जाएगा कि एक चीज़ कहाँ पे फॉल करती है, कहाँ पे स्टैंड करती है, और उसमें किसी किस्म का फिर इशू नहीं होएगा। सो बॉटम लाइन क्या थी उन एक्सपेरिमेंट्स की, कि ऑर्गेनाइजेशन के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन में जो डिफरेंट फोर्सेस एक दूसरे पर असरअंदाज हो रही हैं, उनके दरमियान लीनियर रिलेशनशिप नहीं है। ठीक है ना? मतलब ये नहीं है कि एक चीज़ ही एक चीज़ को अफेक्ट करती है। देयर कैन बी मल्टीपल थिंग्स विच कैन अफेक्ट अ सिंगल थिंग, और देयर कैन बी अ सिंगल थिंग विच कैन अफेक्ट अ मल्टीपल थिंग्स। ठीक है ना? सो मीन्स लीनियर रिलेशनशिप तो नहीं है, एक चीज़ को अफेक्ट नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल वो लाइट था, अब सिर्फ लाइट से परफॉर्मेंस कम ज़्यादा नहीं हो सकती, और भी बहुत से फैक्टर्स होते हैं यार। कुछ लोगों को वैसे ही डार्कनेस पसंद होती है, वो क्या नाम है, नॉर्मल भी किसी रूम के अंदर बैठे हों, अपना कोई भी काम कर रहे हो, वो उन्होंने इतनी ज़्यादा लाइट्स नहीं ऑन की होती। लेकिन कुछ लोग होते हैं जब तक उन्होंने पूरे कमरे के वो लाइट्स या जो एलईडी बल्ब्स वगैरह में ऑन ना कर लिए हों, वो काम करना स्टार्ट ही नहीं करते। सो इट कैन डिपेंड ऑन वर्सटाइल नेचर ऑफ और पर्सनैलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू। तो रिसर्च कहती है कि जो इंट्रोवर्ट लोग होते हैं वो ज़्यादातर डार्कनेस को लाइक करते हैं, जो एक्सट्रोवर्ट लोग होते हैं उनको क्या नाम है, शाइनिंग और क्या नाम है, ब्राइटनेस ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है। सो कहने का मकसद ये है कि बहुत ज़्यादा फैक्टर्स हो सकते हैं जो एक सिंगल चीज़ को अफेक्ट करते हो, या एक सिंगल चीज़ बहुत ज़्यादा फैक्टर्स को अफेक्ट करती हो। ये बॉटम लाइन थी हॉथॉर्न स्टडीज़ की। तो अभी सिस्टम इस चीज़ को कैसे रिजॉल्व किया जाता, उसके लिए हमारे पास एक पर्सपेक्टिव आया जिसको कहते हैं नेचुरल सिस्टम पर्सपेक्टिव। नेचुरल सिस्टम पर्सपेक्टिव क्या है, इस पर बाद में आते हैं। पहले एक सिस्टम को डिफाइन कर लेते हैं, एक सिस्टम क्या होता है। हम सबको पता है कि सिस्टम कोई भी ऐसी चीज़ है जिसके जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं वो आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस वक्त अगर एक फ़ैन चल रहा है, ठीक है ना, तो फ़ैन के डिफरेंट कंपोनेंट्स आपस में इंटर रिलेटेड हैं, तो वो चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले उसके अंदर मोटर जो है वो रिवॉल्व करती है, उसकी वजह से उसका जो स्ट्रेटर वगैरह होते हैं वो जो उनके जिन्होंने विंग्स को इंटर रिलेट किया होता है वो उसको फोर्स प्रोवाइड करते हैं। देन विंग्स मूव करना शुरू करते हैं, जब विंग्स एक सर्टन स्पीड पर मूव करते हैं तो वो एयर को सर्कुलेट करते हैं। सो मीन्स डिफरेंट जो कंपोनेंट्स है वो आपस में इंटर रिलेटेड थे। एक कंपोनेंट की फंक्शनिंग ने दूसरे कंपोनेंट की फंक्शनिंग को हेल्प की, और अल्टीमेटली हमारे पास एंड आउटकम आया। इसे कहते हैं एक सिस्टम।
जब आप किचन के अंदर होते हैं तो क्या नाम है, डिफरेंट कंपोनेंट्स वहाँ पर भी आप एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड होते हैं। लेट्स सपोज अगर आप एक चाय का कप बना रहे हैं तो क्या नाम है, केटल, वाटर और उसके नीचे जो बर्नर है उनका आपस में एक इंटर रिलेशनशिप है। ऐसा नहीं होता कि जो बर्नर आपने ऑन किया वो डायरेक्ट वाटर को क्या नाम है बॉयल कर देगा, लेकिन जो केटल है, जो बर्तन है, उसको पॉट है जो उसको कुछ नहीं कहेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। फिर सबसे पहले जो बर्नर है वो पॉट को हीट ट्रांसफर करेगा, जो पॉट की हीट है वो आगे ट्रांसफर होगी उस वाटर तक और वो बॉयल होना शुरू होएगा। सो मीन्स दैट इज ऑल्सो अ सिस्टम बिकॉज दोज पार्ट्स आर इंटर रिलेटेड विद ईच अदर, ठीक है ना। और ये इसे सिस्टम कहते हैं। अब ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं नेचुरल सिस्टम पर्सपेक्टिव या सिस्टम एनालिसिस, ये क्या है? ये कहता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन को या एक किसी भी सिस्टम को होलिस्टिकली एनालाइज करना चाहिए। उसके दरमियान लीनियर रिलेशनशिप्स फाइंड आउट नहीं करने चाहिए, उसको ओवरऑल इकट्ठा उसको एनालाइज करना चाहिए। दिस इज कॉल्ड नेचुरल सिस्टम पर्सपेक्टिव। इससे पहले जो पर्सपेक्टिव थे वो लीनियर रिलेशनशिप फाइंड आउट करते थे कि एक चीज का इंपैक्ट एक चीज के ऊपर, एक चीज का इंपैक्ट एक चीज के ऊपर। इन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऑर्गेनाइजेशन एक कम्प्लेक्स फिनोमिना है, सिस्टम एक कम्प्लेक्स चीज है, और एक कम्प्लेक्स चीज को आप हॉलिस्टिकली एनालाइज करते हो। आप उसके पार्ट्स को एनालाइज नहीं करते और उन पार्ट्स को एनालाइज करने के बाद उनका सम नहीं ले लेते, ठीक है ना। मतलब लोगों ने कहा कि जनाब इसमें कौन सा मोज़ाइक है, अगर हम लीनियर रिलेशनशिप लेते हैं 10 चीज़ों का, उसके बाद उनका सम कर लेंगे तो हमें पूरे सिस्टम का व्यू मिल जाएगा। नो, टेकिंग सम ऑफ 10 डिफरेंट थिंग्स कैन नॉट कन्वर्ट इनटू अ होलिस्टिकल अप्रोच। एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। आप अभी रिसेंटली रिसर्च का कोर्स भी आपने पढ़ा है, और रिसर्च के कोर्स के अंदर शायद आपके नज़रों से एक वर्ड गुजरा हो, स्ट्रक्चर इक्वेशनल मॉडलिंग। 2010 तक जो तरीकाकार चलता था मीडिएशन या मॉडरेशन को एनालाइज करने का, या ये जो इन्फॉर्मेशन अभी शेयर करने लगा ये आपको आगे हेल्प भी करेगी। कोई आपसे पूछ सकता है कि आपने अपने सिस्टम, अपने थीसिस के अंदर स्ट्रक्चर इक्वेशनल मॉडलिंग क्यों रन की है। 2010 तक जो सिस्टम चलता था वो बैरन एंड कैनी का सिस्टम था। 4 स्टेप के थ्रू वो मीडिएशन या मॉडरेशन फाइंड आउट करते थे। मतलब वो कहते थे पहले इंडिपेंडेंट का इम्पैक्ट मीडिएटर पे देखते हैं, फिर मीडिएटर का इम्पैक्ट डिपेंडेंट पे देखते हैं, फिर शायद इंडिपेंडेंट का इम्पैक्ट डायरेक्ट डिपेंडेंट पे देखते हैं, और फिर इकट्ठा इनका इम्पैक्ट देखते हैं। ये तरीकाकार प्रपोज किया था बैरन एंड कैनी ने, ठीक है ना। 4 स्टेप उनका प्रोसेस था। इसमें हम डिफरेंट मीडिएटर्स को डिफरेंट स्टेप्स के अंदर एनालाइज करते थे, हम इकट्ठा एनालाइज नहीं कर सकते थे। अब हुआ क्या, मॉडल्स तो कॉम्प्लिकेटेड आना शुरू हो गए, जिसमें एक ही वक्त में कितने इंडिपेंडेंट, कितने डिपेंडेंट, कितने मीडिएटिंग वेरिएबल थे, कोई कंट्रोल वेरिएबल से, साथ में मीडिएशन के साथ साथ कंट्रोल मॉडरेटिंग वेरिएबल भी थे, मॉडरेटेड मीडिएशंस थी, मीडिएटेड मॉडरेशंस थी। मींस द थिंग स्टार्टेड बिकम कम्प्लेक्स। जब वो कम्प्लेक्स चीज़ें आई तो कम्प्लेक्स चीज़ों को रिजॉल्व करने के लिए स्ट्रक्चर इक्वेशनल मॉडलिंग की टेक्निक सामने आई कि आप एक ही वक्त में जितने भी मीडिएटर्स हैं, जितने भी मॉडरेटर्स हैं, जितने भी इंडिपेंडेंट हैं, जितने भी डिपेंडेंट हैं, उनको एक ही वक्त में होलिस्टिकली एनालाइज कर सकते हैं। दिस वॉज अ टेक्निक प्रपोज बाय स्ट्रक्चर इक्वेशनल मॉडलिंग मेथड, ठीक है ना। और उसने जगह ले लिया ऐसा बैरन एंड कैनी अप्रोच की। तो मैं बेसिकली पुराने लीनियर सिस्टम को और इस नेचुरल सिस्टम पर्सपेक्टिव को इसी एग्जाम्पल के साथ रिलेट करता हूँ कि पहले आपको इंडिविजुअली चीज़ों को देखना पड़ता था, स्टेप बाय स्टेप देखना पड़ता था, अब आप होलिस्टिकली चीज़ों को देख सकते हैं। तो नेचुरल सिस्टम पर्सपेक्टिव भी ये कहता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो सिस्टम है, कम्प्लेक्स फिनोमिना है, इसको हमें होलिस्टिकली देखना चाहिए। जब हम होलिस्टिकली देखते हैं किसी चीज़ को तो उसकी एक्सप्लेनेटरी पावर ज़्यादा हो जाती है। हम ज़्यादा बेहतर तरीके से चीज़ों को इंटरप्रेट कर सकते हैं और क्या नाम है, बड़े अच्छे तरीके से उनको ऑर्गेनाइज फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि हमने उनको होलिस्टिकली, कंप्लीटली, जनरलाइजेबिलिटी के तरीकाकार से देखा होता है। हमने उनको सिंपली इंडिविजुअल रिलेशनशिप्स के अंदर नहीं देखा होता। तो वजह ये था, सबसे पहले हमने प्रॉब्लम डिस्कस की, क्या प्रॉब्लम थी, उसके बाद हमने डिस्कस किया सिस्टम क्या होता है, और फिर हमने कहा कि थोड़ा सा इंट्रोडक्शन किया कि नेचुरल सिस्टम पर्सपेक्टिव या सिस्टम एनालिसिस क्या होता है। इसकी फाउंडेशन किसने रखी, कहाँ से ये कंसेप्ट स्टार्ट हुआ? तो एल्विन गोल्डनर पहला नाम आता है। इस पर्सन ने कहा कि एक ऑर्गेनाइजेशन को डिफाइन करने के लिए 2 डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हो सकते हैं, ठीक है ना। एक पर्सपेक्टिव को हम कहते हैं रैशनल पर्सपेक्टिव और एक को कहते हैं हम नेचुरल सिस्टम पर्सपेक्टिव। जो रैशनल पर्सपेक्टिव है, वो रैशनल पर्सपेक्टिव ये कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन एक डेलिब्रेटली कंस्ट्रक्टेड इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है ना। यानी कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो खुद क्रिएट किया गया है ताकि गोल्स को अचीव किया जा सके। जस्ट लाइक जिस तरह एक वेल ऑयल्ड मशीन होती है, इसको हम बनाते हैं ताकि वो प्रॉपरली फंक्शन कर सके, उसको फॉर्मल अथॉरिटी के थ्रू कंट्रोल किया जाता है ताकि उसकी फंक्शनिंग में कहीं पे डिस्टर्बेंस ना आए। क्यों? क्योंकि उसको हमने आर्टिफिशियली खुद अपनी इंटेंशन से जनरेट किया है। तो रैशनल पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंगली ऑर्गेनाइजेशन की ये डेफिनेशन है
कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसको डेलिबरेटली क्रिएट किया गया है ताकि फॉर्मल अथॉरिटी और कंट्रोल के थ्रू गोल्स को अचीव किया जा सके, जस्ट लाइक अ वेल ऑयल्ड मशीन, इसे कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन। ये एक पर्सपेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन को डिफाइन करने का अकॉर्डिंग टू एल्विन गॉर्डनर, और उन्होंने कहा कि इस पर्सपेक्टिव को कहते हैं रैशनल पर्सपेक्टिव। फिर दूसरा पर्सपेक्टिव आया जिसको कहते हैं नेचुरल सिस्टम पर्सपेक्टिव। उन्होंने कहा कि जो दूसरा पर्सपेक्टिव है नेचुरल सिस्टम पर्सपेक्टिव, वो ऑर्गेनाइजेशन को एक डेलिब्रेट इंस्ट्रूमेंट के तौर पे नहीं लेता। वो कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन इज जस्ट लाइक अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जिस तरह हम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ह्यूमन बीइंग, हम एक लिविंग क्रिएचर हैं, ऑर्गेनाइजेशन भी एक लिविंग क्रिएचर है। और वो इस तरह की लिविंग क्रिएचर है जो कि एक ही वक्त में अपने एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंट के दरमियान ट्रेड ऑफ करके बैलेंस क्रिएट कर रही होती है, और उस बैलेंस को क्रिएट करने के थ्रू अपनी फंक्शनिंग परफॉर्म कर रही होती है। इसलिए वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। दूसरे नंबर में उन्होंने कहा कि एक ऑर्गेनाइजेशन लिविंग ऑर्गेनिज्म इसलिए है क्योंकि वो सर्वाइव कर रही होती है अनफेवरेबल सर्कमस्टांसेस के अंदर। एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए कभी भी फेवरेबल सर्कमस्टांसेस तो नहीं जा रहे होते। लेट्स सपोज अभी ये लॉकडाउन था, कई बिजनेसेस हैं, कई ज़्यादा फैक्ट्रीज हैं, 90 to 95% फैक्ट्रीज थी जो बंद थी। मतलब कि उनके लिए बाहर एक हॉस्टाइल इन्वायरमेंट था, लेकिन उसके बावजूद ये तो नहीं हुआ कि वो फैक्ट्रीज मुकम्मल तौर पर डिमिनिश हो गई हैं, ख़त्म हो गई हैं। अब आज कल से उन्होंने अपने ऑपरेशन स्टार्ट कर लिए हैं ना। तो बेसिकली यही चीज़ है कि चूंकि एक ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव करती है अनफेवरेबल सर्कमस्टांसेस में, किस तरीके से अपने एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंट को बैलेंस करके, एडजस्टमेंट्स क्रिएट करके, और ये एडजस्टमेंट्स किसके थ्रू क्रिएट होती हैं, उसे कहते हैं अडेप्टिव रिस्पॉन्सेस। हम डिफरेंट अडेप्टेशंस करते हैं। हम कोई भी एक एक्सटर्नल इन्वायरमेंट देखते हैं, उसके अकॉर्डिंगली खुद को अडेप्ट कर लेते हैं। जिससे हम डिफरेंट गैदरिंग्स में खुद को अडेप्ट करते हैं, इस तरह एक ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट सर्कमस्टांसेस के अंदर खुद को अडेप्ट कर लेती है। तो इसे कहते हैं पर्सपेक्टिव, नेचुरल सिस्टम पर्सपेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो फर्क क्या है? रैशनल सिस्टम पर्सपेक्टिव के अंदर ऑर्गेनाइजेशन एक आर्टिफिशियली क्रिएटेड चीज़ है, जबकि नेचुरल सिस्टम पर्सपेक्टिव के अंदर ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह है जो कि सर्वाइव करता है डिफरेंट अनसर्टन इन्वायरमेंट के अंदर थ्रू अडेप्टिव रिस्पॉन्सेज, ताकि खुद को सर्वाइव कर सके इन डिफरेंट सर्कमस्टांसेस। ठीक है, तो ये दो पर्सपेक्टिव थे। जो थर्ड बेसिकली पर्सपेक्टिव आया, तो थर्ड जो पर्सपेक्टिव था वो ओपन सिस्टम पर्सपेक्टिव है, जो 1960 के अंदर लॉन्च हुआ और आज तक वो राइज है। ओपन सिस्टम पर्सपेक्टिव थोड़ा सा डिफरेंट है जो नेचुरल सिस्टम पर्सपेक्टिव है उससे। वो किस तरह से डिफरेंस है? नेचुरल सिस्टम पर्सपेक्टिव बेसिकली ये कहता है कि हमने अपने इंटरनल सोर्सेज की मदद से खुद को सर्वाइव करना होता है। जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो चेंजेस आनी होती हैं, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंगली खुद को बैलेंस, खुद को एडजस्ट करना है, ठीक है ना। इसे कहते हैं नेचुरल सिस्टम पर्सपेक्टिव। और जो ओपन सिस्टम पर्सपेक्टिव वो कहता है कि नहीं, आपको इतना डिफेंसिव होने की जरूरत नहीं है। आप एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को खुद भी कंट्रोल कर सकते हैं और अपने लिए फेवरेबल बना सकते हैं। सो यू बेसिकली नीड टू फोकस ऑन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इंस्टेड ऑफ योर इंटरनल अफेयर्स। आप एक्सटर्नल इन्वायरमेंट पर फोकस कीजिए, ठीक है ना, उसको स्टेडी स्टेट में रखने की कोशिश कीजिए, तो आपको कोई इंटरनली प्रॉब्लम नहीं होगा। ये लेटेस्ट कंसेप्ट है जिसे कहते हैं ओपन सिस्टम पर्सपेक्टिव। ये 1960 के अंदर लॉन्च किया गया। हमारा ताल्लुक अभी इसके साथ नहीं है, हमारा ताल्लुक नेचुरल सिस्टम पर्सपेक्टिव से है। तो हमने ये अभी डिस्कस किया कि मिस्टर एल्विन गॉर्डनर ने हमें ये बताया कि दो तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन को डिफाइन किया जा सकता है। एक रैशनल पर्सपेक्टिव है, आर्टिफिशियली क्रिएटेड ऑर्गेनाइजेशन, और एक है नेचुरल सिस्टम पर्सपेक्टिव जिसमें हम इसको एक लिविंग क्रिएचर के तौर पे लेते हैं। सो यहाँ तक हमने सिस्टम को डिफाइन कर लिया, नेचुरल सिस्टम पर्सपेक्टिव को थोड़ा सा देख लिया, फिर 2-3 डिफरेंट व्यूज़ देख लिए जिसके अकॉर्डिंगली एक ऑर्गेनाइजेशन को डिफाइन किया जा सकता है। अभी तक हम अपने मेजर जो ऑथर है चेस्टर बर्नार्ड, उसके वर्क के ऊपर नहीं आए। उसके वर्क के ऊपर आने के लिए हमें पहले एक बेस डेवलप करना पड़ेगी। हम वो बेस डेवलप कर रहे हैं। सो हमने अभी तक ये चीज़ें डिस्कस कर ली। यहाँ पे बात आई थी सर्वाइवल की। जब हमने कहा कि ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव करती हैं इसलिए वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। सर्वाइवल की जब भी एग्जांपल दी जाती है तो सबसे जो इम्पोर्टेंट एग्जांपल माइंड में आती है वो आती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान कॉकरोचेस की। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जब वहाँ पे इंतहाई ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुई एटॉमिक बॉम्ब्स की वजह से हिरोशिमा और नागासाकी के अंदर, और कोई भी लिविंग क्रिएचर सर्वाइव नहीं कर सकी, तो सिर्फ एक लिविंग क्रिएचर सर्वाइव कर गई, वो थे कॉकरोचेस। बाद में रिसर्च हुई उन पे तो पता चला कि कॉकरोचेस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट एबिलिटी क्या है जिसकी वजह से वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का इफेक्ट सर्वाइव कर गए और उनको कुछ नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा कि ये रेजिस्ट नहीं करते। ये जब इनके ऊपर कोई अनफेवरेबल सर्कमस्टांसेस आते हैं
ये जस्ट अपने आप को अपने शेल के अंदर हाइड कर लेते हैं और एफर्ट्स नहीं करते इन्वायरमेंट को कंफर्टेबल बनाने की, जस्ट अपने इंटरनल स्ट्रेंथ की बेस पे खुद को होल्ड रखते हैं ताकि वो ऊपर वाली जो एक्सटर्नल चीज़ें हैं उनको डैमेज ना कर सकें। ये नहीं करते कि यहाँ से निकल के वो अटैक करें उनको और किसी तरीके से एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ लड़ने की कोशिश करें, नहीं, वो अपने आप को कवर कर लेते हैं और ये देखते हैं कि जब वो अनफेवरेबल सर्कमस्टांसेस गुजर जाएंगे दे विल कीप देमसेल्फ ओपन। तो ऑर्गेनाइजेशंस भी बात ये करती हैं कि वो सिंपली हर वक्त अटैक मोड के अंदर नहीं होती, वो क्या नाम है समटाइम डिफेंसिव मोड के अंदर भी जाती हैं। ये साथ में एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन थी जो शेयर की, इसका हमारे टॉपिक के साथ इतना ज़्यादा लिंक नहीं है। ओके, अब हमने देखना है कि सिस्टम थ्योरी को, जिसको हम नेचुरल सिस्टम पर्सपेक्टिव कह रहे हैं, इसको लेके आने की ज़रूरत कब पेश आई। 1900 के अंदर जब स्टार्ट थे 1901 से 1910 के अंदर, तो डिफरेंट तरह के रिसर्चेस उस वक्त हो रही थी। साइकोलॉजी के अंदर, सोशियोलॉजी के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन की डिफरेंट डिफरेंट रिसर्चेस हो रही थी। और उन रिसर्चेस में जो सबसे बेहतर, जो सबसे प्रोमिनेंट प्रॉब्लम फाइंड आउट की रिसर्चर्स ने, वो यही फाइंड आउट की कि जो लीनियर कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप है वो कोई कंक्लूसिव फाइंडिंग्स नहीं दे रहा। जिस तरह वो हॉथॉर्न स्टडीज थी, वो कहने हैं इसमें कोई कंक्लूसिव फाइंडिंग्स नहीं आ रही और ये मेजर प्रॉब्लम है, ठीक है ना। उसकी सबसे जो बड़ी एग्जांपल उस वक्त दी जाती है वो स्टिमुलस रिस्पांस मॉडल है। स्टिमुलस रिस्पांस मॉडल क्या कहता है? स्टिमुलस रिस्पांस मॉडल ये कहता है कि एक स्टिमुलाई का एक रिस्पांस होता है, ठीक है ना। मतलब कि अगर कोई आपको आवाज़ देता है तो आप चलते हुए रुक सकते हैं, ठीक है ना, ये उसका रिस्पांस है। रुक के मुड़ना, ठीक है ना, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आना या शॉकिंग का एक्सप्रेशन आना या कुछ भी आना, ठीक है ना, ये नहीं पॉसिबल। ये था स्टिमुलस रिस्पांस मॉडल, जो कहता था कि एक स्टिमुलाई का एक रिस्पांस होता है। ऐसा तो नहीं होता। इवन हम अपने घरों में होते हैं, कोई मिस्टेक वगैरह हो जाए तो अचानक से फ्लाइंग चप्पल आती है मामा की, तो वो आके जब आपको हिट करती है तो ये नहीं होता कि सिर्फ और सिर्फ आपको पेन होती है, आपको पेन के साथ शॉक होता है, आपको पेन के साथ डर होता है कि अगली भी आएगी, ठीक है ना, और आप दौड़ते भी हैं, ठीक है ना, या हम मुस्कुरा भी देते हैं मजाक के अंदर। सो कहने का मकसद है कि आपके कई ज़्यादा रिस्पॉन्सेज हो सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा वहाँ पे उस वक्त प्रॉब्लम फेस किया गया 1900 के अंदर, कि उन्होंने कहा कि जो ये आपका लीनियर सिस्टम है ये ठीक तरीके से चीज़ों को डिफाइन नहीं कर रहा, ठीक है ना, इसके थ्रू से चीज़ों को इंटरप्रेट ठीक तरीके से नहीं किया जा सकता। तो लिहाजा हमें किसी एक अच्छे मॉडल की ज़रूरत है जिसके थ्रू एनालाइज किया जा सके चीज़ों को। सिस्टम क्या नाम है, जो लीनियर सिस्टम है, दैट इज़ नॉट इनफ एट ऑल। सो लीनियर कॉज एंड इफेक्ट मॉडल तब वहाँ के फेल हो गया, ठीक है ना। उसी की एक एग्जांपल हॉथॉर्न स्टडी है, उसमें भी लीनियर इफेक्ट देखने की कोशिश की कि वो भी फेल हो गया। फिर क्या किया उन्होंने, लीनियर एनालिसिस को सिस्टम एनालिसिस के अंदर कन्वर्ट किया, जिसकी बात हम कर रहे हैं कि होलिस्टिक एनालिसिस किया जाए। होलिस्टिक एनालिसिस कैसे किया जाए? होलिस्टिक एनालिसिस करने का तरीकाकार ये होता है, अगर आपने सिस्टम एनालिसिस कंडक्ट करना है, सिस्टम एनालिसिस के लिए आपको दो काम करने पड़ते हैं। सबसे पहले आपको अपने सिस्टम की बाउंड्रीज डिफाइन करनी होती हैं, और नंबर 2 सिस्टम के कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई करना होता है, ठीक है ना। सिस्टम की बाउंड्रीज मतलब मैं इस वक्त अपने ऑफिस में मौजूद हूँ, ठीक है ना, आप अगर मेरी प्रोडक्टिविटी इस ऑफिस के अंदर एनालाइज करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये डिफाइन करना होगा कि आपका जो सिस्टम है जिसमें मैं मौजूद हूँ, मेरा ऑफिस है, यहाँ पे हर चीज़ है, इसकी बाउंड्रीज क्या है। मतलब कि आप किस लेवल का एनालिसिस करना चाहते हैं। आप क्या मेरा एनालिसिस करना चाहते हैं कि इंडिविजुअल का जो ऑफिस में बैठा हुआ है, या इस पूरे ऑफिस का एनालिसिस करना चाहते हैं कि इस ओवरऑल ऑफिस की प्रोडक्टिविटी क्या है, जिसमें डिफरेंट अभी क्लाइंट्स भी आ सकते हैं, कोई फ्रेंड्स आ सकते हैं, कोई स्टूडेंट्स आ सकते हैं, कोई फैमिली मेम्बर आ सकता है, ठीक है ना। क्या ओवरऑल ऑफिस की प्रोडक्टिविटी आप चेक करना चाह रहे हैं, ठीक है ना, या इसके अंदर जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनकी परफॉर्मेंस चेक करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले बीइंग अ रिसर्चर आपको डिसाइड करना पड़ता है कि आपका लेवल ऑफ एनालिसिस क्या है। इसे कहते हैं अपने सिस्टम की बाउंड्री आइडेंटिफाई करना। लेट्स सपोज आप कह लेते हैं कि सर हम आपका एनालिसिस करना चाहते हैं, आपको एज एन इंडिविजुअल मैनेजर के तौर पे लेना चाहते हैं, और आपका एनालिसिस होगा, मतलब आपने अपने सिस्टम की बाउंड्री आइडेंटिफाई कर ली है, आपने लेवल ऑफ एनालिसिस चेक कर लिया है। जब आप रिसर्च करते हैं और आपने डाटा कलेक्शन करनी होती है तो पॉपुलेशन के अंदर आपको यूनिट ऑफ एनालिसिस चूज करना होता है। आपका यूनिट ऑफ एनालिसिस कौन होगा? एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसके एग्जेक्टिव्स होंगे, उसके मैनेजरियल स्टाफ होगा, या उसके फ्रंट लाइन एम्प्लॉयज़ होंगे, या उसके जो नॉन क्या नाम है डायरेक्ट इनडायरेक्ट वर्किंग लेबर है वो होगी। सो मीन्स कि आपको यूनिट ऑफ, इसी तरह से आपको सिस्टम की बाउंड्री आइडेंटिफाई करनी। आपने मुझे एज अ बाउंड्री आइडेंटिफाई कर लिया कि आपका एज ए इंडिविजुअल एनालिसिस होगा।
सेकंड जहाँ जो करना पड़ता है, आपको सिस्टम के कंपोनेंट्स आइडेंटिफाई करने पड़ते हैं। सिस्टम के कंपोनेंट से क्या मुराद है, अगर मुझे एनालाइज करना है तो इस सिस्टम के अंदर जिसके अंदर मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, यहाँ पे जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। लाइट्स हैं, एयर कंडीशनर चल रहा है, टेबल मौजूद है, सामने चेयर्स मौजूद हैं, मेरे पास यहाँ पर डिफरेंट तरह के गैजेट्स हैं, मोबाइल है, लैपटॉप वगैरह है, हार्ड डिस्क ड्राइव्स वगैरह हैं, एलसीडी वगैरह सारी चीज़ें मौजूद हैं। मींस कि आपको मेरी सराउंडिंग के अंदर वो चीज़ें जो मेरी प्रोडक्टिविटी पे असरअंदाज हो सकती हैं, उन सबको आइडेंटिफाई करना है। जब आप उन सबको आइडेंटिफाई कर लेंगे, सो यू विल बी इन अ बेटर पोजिशन टू एनालाइज माई प्रोडक्टिविटी वाइल सिटिंग इन दिस ऑफिस। तो अब आपने कोई एक रिलेशनशिप नहीं देखा, अब आप ये सारे फैक्टर्स जो आपने सिस्टम कंपोनेंट्स आइडेंटिफाई किए हैं, आप देखेंगे इन सबका क्या इम्पैक्ट है सर की प्रोडक्टिविटी के ऊपर, ठीक है ना। उस्मान तारी की प्रोडक्टिविटी के ऊपर, इस टेबल का, जो एयर कंडीशन चल रहा है उसका, जो लाइट्स हैं उसका, जो इस वक्त रूम का टेम्परेचर है उसका, अगर रूम में किसी की आमदोरफ्त है उसका, आप तमाम चीज़ों का इम्पैक्ट देखेंगे मेरी प्रोडक्टिविटी के ऊपर। सो हम अब वो लीनियर रिलेशनशिप से निकल आएंगे, हम होलिस्टिक एनालिसिस कर रहे हैं। लेकिन होलिस्टिक एनालिसिस हम बिल्कुल बेतुका शुरू नहीं कर रहे, हम अपने सिस्टम की बाउंड्री आइडेंटिफाई कर रहे हैं, सिस्टम के साथ जो रिलेटेड कंपोनेंट्स हैं उनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं। अब हम एनालिसिस करने की पोजीशन में आ जाएंगे। इसके साथ साथ ही उसने कहा कि ऐसा करना क्यों ज़रूरी है सिस्टम एनालिसिस के लिए, क्योंकि उन्होंने कहा कि इंसान जिस भी सिस्टम के अंदर बैठा होता है उसे सोशल सिस्टम कहते हैं। और सोशल सिस्टम क्या होता है, जहाँ पे एक इंसान के एक्शंस को डिफरेंट टेक्निकल, स्ट्रक्चरल और सोशल फोर्सेस शेप दे रही होती हैं, ठीक है ना। टेक्निकल फोर्सेस किस तरह से, मेरे पास यहाँ पर डिफरेंट टेक्नोलॉजिकल गैजेट्स हैं, ये मेरे एक्शंस को सपोर्ट कर रहे हैं। स्ट्रक्चरल फोर्सेस किस तरह से, मैं एक स्कीमा के अंदर बैठा हुआ हूँ, यहाँ मेरी चेयर है, सामने मेरा टेबल है, आगे 2 चेयर्स गेस्ट के लिए पड़ी हुई हैं, सो ये एक स्ट्रक्चरल फोर्सेस ये हैं। एंड देन सोशल फोर्सेस क्या है, मैंने वक्तन फ़ोक्तन अपने एम्प्लॉयज़ से, अपने क्लाइंट से मोबाइल के ऊपर इंटरेक्ट करना है, कोई अगर यहाँ रूम में आ जाता है मैंने उससे इंटरेक्ट करना है। तो एक पर्सन के जो एक्शंस हैं, एक सोशल सिस्टम क्यों कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन को, ये सिस्टम को, वो इसलिए कहते हैं क्योंकि एक पर्सन के जो एक्शंस हैं उनको 3 तरह की फोर्सेस शेप अप कर रही होती हैं, टेक्निकल, स्ट्रक्चरल एंड सोशल फोर्सेस, और ये आपस में इंटर रिलेटेड है। सो बच्चा, हमने ये देख लिया कि 1900 के स्टार्ट में प्रॉब्लम क्या थी, कि लीनियर रिलेशनशिप थे, फिर उसके अल्टरनेटिवली सिस्टम एनालिसिस को इंट्रोड्यूस करवाया गया। सिस्टम एनालिसिस क्या होता है, हमने उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लिया कि सिस्टम एनालिसिस को कैसे कंडक्ट किया जाता है। हमें सिस्टम की बाउंड्री आइडेंटिफाई करनी पड़ती है, हमें सिस्टम के कंपोनेंट्स आइडेंटिफाई करने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि सिस्टम एक सोशल सिस्टम है जिसमें टेक्नोलॉजिकल, सोशल एंड स्ट्रक्चरल फोर्सेज मिलके एक इंडिविजुअल के जो एक्शंस हैं उनको शेप अप कर रहे होते हैं। तो लिहाजा आपको ये चीज़ें अंडरस्टैंड करना पड़ेंगी एक सिस्टम एनालिसिस कंडक्ट करने के लिए। सो दिस वाज कि किस तरह से एवोल्यूशन हुई सिंपल एनालिसिस से, लीनियर कॉज एंड इफेक्ट एनालिसिस से सिस्टम एनालिसिस की तरफ। लेकिन सिस्टम एनालिसिस के जहाँ कुछ एडवांटेजेस हैं वहाँ ड्रॉबैक्स भी हैं। एडवांटेजेस क्या हैं? यह आपको होलिस्टिक पिक्चर देता है, यह आपको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेटरी पावर देता है, यह आपको सिमुल्टेनियसली डिफरेंट इंटरेक्शंस के मतलब बताता है। और एट द सेम टाइम ड्रॉबैक्स क्या हैं कि जनाब ये कम्प्लेक्स बहुत है, बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको अकाउंट फॉर किया ही नहीं जा सकता। मतलब अभी हमने जितने फैक्टर्स का नाम लिया है, फॉर एग्जांपल मुझे फ्लू है, अगर मेरी परफॉर्मेंस का लेवल आपने ठीक रखना तो यहाँ पे टिश्यू पेपर्स मौजूद होने चाहिए, ठीक है ना। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, जिसको अभी तक हम अकाउंट फॉर नहीं कर रहे थे, अगर क्या नाम है टिश्यू पेपर्स मौजूद ना हो, आई हैव टू रश टू वॉशरूम, ठीक है, और वहाँ पे जाके मुझे अपना नोज़ क्लीन करना है। तक पॉइंट इज कि हमें बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको हम क्या नाम है अवॉइड कर जाते हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स सिस्टम हो जाता है, इसलिए क्या नाम है ये इसका ड्रॉबैक है। तो अभी तक हमने जो जो चीज़ें डिस्कस की हैं, दोबारा उसका रीकैप देता हूँ। सबसे पहले हमने सिस्टम को आइडेंटिफाई किया है कि ये इंटर रिलेटेड फोर्सेस पर मुश्तमिल होता है। फिर हमने कहा कि नेचुरल सिस्टम पर्सपेक्टिव क्या होता है, जो होलिस्टिकली एक सिस्टम को एनालाइज करता है। फिर हमने ये देखा कि जनाब 2 डिफरेंट व्यूज़ क्या थे, एक रैशनल पर्सपेक्टिव था और एक नेचुरल सिस्टम पर्सपेक्टिव था। 1960 के अंदर अब ओपन सिस्टम पर्सपेक्टिव आ गया हुआ है। इन तीनों के अकॉर्डिंगली हमने ऑर्गेनाइजेशन को डिफाइन कर लिया। उसके बाद हमने कहा कि प्रॉब्लम स्टार्ट कहाँ से हुई, हमने कहा 1900 में उनको आइडिया हुआ कि जो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है वो इतने हेल्दी हैं, इतने प्रोडक्टिव नहीं है, तो हमें सिस्टम एनालिसिस की तरफ मूव करना पड़ा। फिर आपको सिखाया है कि सिस्टम एनालिसिस कैसे कंडक्ट किया जाता है। फिर आपको ये बताया है कि सिस्टम एनालिसिस के एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं।
अभी तक जो हमारे मेजर थ्योरिस्ट हैं चेस्टर बर्नार्ड, जिनको हमने स्टडी करना है आज की क्लास के अंदर, उनका जिक्र अभी नहीं आया, क्योंकि जो हमारी एक्चुअल जो इसमें सारी डिस्कशन है, पहले हमने नेचुरल सिस्टम पर्सपेक्टिव की डायसेक्शन करनी है, उसको क्लियर कर लेना है। अब नेचुरल सिस्टम पर्सपेक्टिव में जहाँ पे हम सिस्टम एनालिसिस को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, वहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है हर सिस्टम के लिए। हर सिस्टम के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है उसे कहते हैं द कंसेप्ट ऑफ सिस्टम एक्विलिब्रियम। एक्विलिब्रियम का वर्ड अगर आपने फिजिक्स पढ़ी हुई है तो आपने लाजमी सुना होगा। एक्विलिब्रियम किसे कहते हैं? एक्विलिब्रियम कहते हैं जब कोई चीज़ एक स्टेडी कंडीशन के अंदर या रेस्ट की स्टेट के अंदर, टेक्निकल लैंग्वेज बोलूँ तो एंट्रोपी की स्टेट के अंदर आ जाती है। लेट्स से कि आप एक सपोज कि ये एक वो है पेंडुलम है हमारे पास, और इस पेंडुलम को हम इस तरह से मूव कर रहे हैं, तो जब ये मूव करता 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 यहाँ पे आके स्टे कर जाएगा, तो दिस स्टेट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। ये एक इक्विलिब्रियम की स्टेट है, और इस स्टेट के अंदर क्या नाम है, एक चीज़ जब रेस्ट की हालत में आती है उसको इक्विलिब्रियम की स्टेट कहते हैं। जो सिस्टम इक्विलिब्रियम है वो बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। किस तरह से? वो इस तरह से कि जब भी एक सिस्टम के अंदर जो डिफरेंट वेरिएबल्स आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं, उन्होंने पिछले सिस्टम को आइडेंटिफाई किया कि इंटर रिलेटेड मैकेनिज्म होते हैं, वो तमाम की तमाम फोर्सेस, वो तमाम के तमाम वेरिएबल्स इक्विलिब्रियम को अप्रोच करना चाह रहे होते हैं। तमाम की तमाम फोर्सेस, तमाम के तमाम जो वेरिएबल्स हैं जो एक सिस्टम के अंदर मौजूद होते हैं, वो हर वक्त एक इक्विलिब्रियम को अप्रोच करना चाह रहे होते हैं, और ये एक नेचुरल फिनोमिना है। हम चल रहे होते हैं, हम रुकना चाह रहे होते हैं क्योंकि थक गए होते हैं, हम कहते हैं चलें जी रेस्ट की स्टेट में आ जाएं, ठीक है ना। हम जाग रहे होते हैं, हम सोना चाहते हैं चलो जी रेस्ट की स्टेट में आ जाएं, क्योंकि ये नेचुरल फिनोमिना है। हर इंडिविजुअल कहता है कि वो किसी ना किसी चीज़ पे स्टे करे, वो किसी ना किसी चीज़ पे रुके, वो किसी ना किसी चीज़ पे रेस्ट की स्टेट में आए। इसे कहते हैं एक्विलिब्रियम की स्टेट। एक्विलिब्रियम को फिजिक्स से लेके सोशल साइंसेस तक डिफरेंट तरीके से अंडरस्टैंड किया गया है। हमने सबसे पहले एक्विलिब्रियम को इन सारी डोमेन्स के अंदर अंडरस्टैंड करना। सबसे पहले आती है फिजिक्स की स्टेट। फिजिक्स की स्टेट के अंदर एक्विलिब्रियम को कैसे अंडरस्टैंड किया जाता है? फिजिक्स की स्टेट के अंदर जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि जो एक्विलिब्रियम रिप्रेजेंट करता है जो डिफरेंट फोर्सेस एट वर्क होती हैं, ठीक है ना। टेक्निकल लैंग्वेज में अगर बताऊं तो लेट्स सपोज आप एक थ्रेड के साथ एक बॉल को बांधते हैं, ठीक है ना, और आप उसको इस तरह से रिवॉल्व करते हैं, ठीक है ना। उसमें एक वक्त में दो फोर्सेस काम कर रही होती हैं, ठीक है ना। एक को कहते हैं, इसका कोई आपसे ताल्लुक नहीं होगा आपके एग्जाम के साथ, लेकिन एक जस्ट आपकी फिजिक्स के नॉलेज में थोड़ा सा इजाफा करना। जब हम उसको रिवॉल्व करते हैं तो दो फोर्सेस इन एक्शन होती हैं। एक फोर्स होती है सेंट्रीपिटल फोर्स और एक होती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स वो होती है जो उस बॉल को दायरे में घुमाने में हेल्प करती है। आप उसको दायरे में घुमा रहे हैं ना किसी तरीके से, ठीक है ना, रिवॉल्व करते जा रहे हैं। वो सेंट्रीपिटल फोर्स वो है जो उसको दायरे में घुमाने में हेल्प करती है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो है जो उसको अपने मरकज से थोड़ा दूर परे दिखेलती है, ठीक है ना, या उसको मरकज से परे दिखेलती है, मरकज की तरफ अट्रैक्ट करती है, जो उसको बेसिकली दायरे में मूव करने से रोकती है, ठीक है ना, उसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। सो दो तरह की फोर्सेस एक ही वक्त में मौजूद होती हैं, ठीक है ना। जब डिफरेंट तरह की फोर्सेस एक ही वक्त में मौजूद होती हैं तो अल्टीमेटली न्यूटन का प्रिंसिपल है थर्मोडायनामिक्स का, वो कहते हैं कि एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है। कभी वो हीट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, कभी वो मैकेनिकल फॉर्म में यानी कि डिस्टेंस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है ना। सो द पॉइंट इज बियॉन्ड ऑल दैट टेक्निकलिटीज, ठीक है ना। अभी तक टेक्निकलिटीज कौन सी समझाई है कि जब भी कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है ना, इसमें डिफरेंट फोर्सेस एक ही वक्त में मौजूद हैं, ठीक है ना। कुछ फोर्सेस को मूव करने में हेल्प कर रही हैं, कुछ फोर्सेस इनको रेस्ट करने में हेल्प कर रही हैं। जब वो दोनों फोर्सेस इक्वल हो जाएंगी तब वहाँ के ये सिस्टम रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है, और इस रुकने को, इस स्टेडी स्टेट को फिजिकल टर्मिनोलॉजी के अंदर इक्विलिब्रियम कहा जाता है। फिजिक्स के अंदर ये इक्विलिब्रियम है कि जब कोई ऑब्जेक्ट अपने सेंट्रल पॉइंट के अंदर आके रुक जाता है, ठीक है ना, उसे इक्विलिब्रियम कहते हैं। ये फिजिक्स के पर्सपेक्टिव से हमने सिस्टम इक्विलिब्रियम को अंडरस्टैंड कर लिया कि ये एक फिजिकल ऑब्जेक्ट है, डिफरेंट फोर्सेस इन एक्शन है, ठीक है ना, और जब ये आके एक जगह पे स्टेडी स्टेट में रुक जाएगा और इसे कहते हैं फिजिकल इक्विलिब्रियम। अब आ जाते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर। अब केमिकल तो नहीं ना रुकता,
फॉर एग्जाम्पल पानी है, पानी क्या रुकेगा, पानी तो पहले ही साखत था। लेकिन फर्ज करते हैं आप पानी के अंदर सॉल्ट को मिक्स करते हैं, थोड़ा शेक करते हैं, तो आप कुछ देर ऑब्जर्व करेंगे ना ग्लास को, तो आपको लगेगा कि उसके अंदर डिफरेंट पार्टिकल्स वगैरह मूव कर रहे हैं, स्ट्रीमलाइन मूव करते जाते हैं करते जाते हैं करते जाते हैं। फिर एक वक्त आता है 1 या 2 मिनट के बाद जब आपको लगता है कि अच्छा अंदर अब सुकून हो गया, जो डिजॉल्व होना था वो डिजॉल्व हो गया है, जिसने वाटर का पार्ट बनना था वो वाटर का पार्ट बन गया, जिसने डिजॉल्व नहीं होना था वो नीचे सरफेस में बैठ के कुछ भी हो गया है, ठीक है ना। लेकिन आपको लगता है कि अंदर अब जो केमिकल है वो रेस्ट की स्टेट के अंदर आ गया है, ठीक है ना। इस चीज़ को कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। यानी कि अब ये ऐसा फिजिकल ऑब्जेक्ट तो नहीं है कि जिसने रुकना है, ये तो केमिकल है, लिक्विड है। लिक्विड के अंदर आपको डिफरेंट मूवमेंट्स नजर आएंगी। आप ग्लास के अंदर स्प्राइट की बोतल डालते हैं तो कुछ देर तक उसमें गैस के बबल्स क्रिएट होते रहते हैं, ठीक है ना। लेकिन कुछ देर बाद आपको लगता है कि चाहे वो भी स्टेडी स्टेट के अंदर आ जाए। अगर आप पानी के अंदर नमक या कोई भी चीनी डिजॉल्व करते हैं, उसको हिलाते हैं, तो आप कुछ देर मूवमेंट ऑब्जर्व कर सकते हैं कि बाद में आपको लगेगा वो स्टेडी स्टेट के अंदर आ गया है। इस स्टेडी स्टेट को केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं, जब आपको मजीद जो मोशंस हैं उसके अंदर वो नज़र ना आ रही है, ठीक है ना। ये दूसरी तरह की इक्विलिब्रियम हो गया। अब आते हैं तीसरी तरह के इक्विलिब्रियम के ऊपर, जो कि है बियोलॉजी के अंदर इक्विलिब्रियम। अब बियोलॉजी के अंदर फिजिकल और केमिकल इक्विलिब्रियम अप्लाई नहीं हो सकता। ये जो ट्रेडिशनल इक्विलिब्रियम है, रेस्ट की स्टेट के अंदर आना, ये बियोलॉजी के अंदर अप्लाई नहीं हो सकता, क्योंकि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो कंटिन्यूसली एनर्जी जो सी है उसको इंपोर्ट कर रहे होते हैं। मतलब उनको हर वक्त एनर्जी रिक्वायर होती है। एनर्जी की आमद या एनर्जी का अखराज ये रुकता नहीं है, ठीक है ना। किसी ना किसी तरीके से हम एनर्जी इंपोर्ट करते हैं और हमारे किसी ना किसी एक्शंस के अंदर वही एनर्जी यूटिलाइज हो रही होती है। तो क्या नाम है, वो प्रोसेस रुकता नहीं है। लिहाजा केमिकल, केमिस्ट्री और फिजिक्स वाला इक्विलिब्रियम तो जनाब बियोलॉजी के अंदर अप्लाई नहीं हो सकता। ये चीज़ तो क्लियर हो गई, ठीक है ना। फिर ये इक्विलिब्रियम होता किस तरह से है? ये इक्विलिब्रियम होता है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है? इट्स नॉट अ स्टेडी स्टेट, बट इट्स अ स्टेडी स्टेट ऑफ कंटिन्यूस फंक्शनिंग। कि जो हम काम करना चाहते हैं वो हम एक तरह से करते जाएं करते जाएं करते जाएं करते जाएं, जहाँ पे इंटरनल मैचेस विद एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हो जाए। इस चीज़ को कहते हैं जनाब बायोलॉजी के अंदर इक्विलिब्रियम। नहीं समझ आई क्योंकि ये कंसेप्ट थोड़ा सा ट्रिकी है, दोबारा से अंडरस्टैंड कीजिए, ठीक है ना। फिजिक्स का इक्विलिब्रियम मुश्किल नहीं था, ऑब्जेक्ट है रुक गया, इक्विलिब्रियम है। केमिकल जो सा था, ठीक है ना, वो पानी के अंदर डिजॉल्व हो गया, जहाँ पे मूवमेंट रुक गई है, विजिबल है। बियोलॉजिकल जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो कभी भी रेस्ट की मुकम्मल स्टेट के अंदर नहीं होते। अगर वो मुकम्मल रेस्ट की स्टेट के अंदर हो तो वो डेथ हो जाए। वो सांस तो लेते रहे ना, फंक्शनिंग कुछ ना कुछ तो हो रही है ना, ठीक है ना। ये जब रुक गया है तो इसका फंक्शन सीज हो गया, ये मजीद कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर मैं इस तरह से रुक जाऊं 1 मिनट, एट द सेम टाइम काफ़ी प्रोसेसेस हो रहे हैं, ठीक है ना। मैं ब्रीथिंग कर रहा हूँ, मुझे शायद स्वेट वाली फीलिंग आ रही हो, ठीक है ना, मुझे शायद टेम्परेचर फील हो रहा हो, तो मीन्स के कुछ ऑपरेशंस तो बियोलॉजिकल ऑब्जेक्ट्स के रुक ही नहीं सकते। लिहाजा जो बियोलॉजिकल ऑब्जेक्ट का इक्विलिब्रियम होता है उसे कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम क्यों कहते हैं? इसमें हम इक्विलिब्रियम उस चीज़ को कहते हैं जब आप जो काम आपने करना है आप उसको एक ही स्पीड से जब करने लग जाते हैं, मतलब कि आप वो इक्विलिब्रियम अचीव कर गए। फॉर एग्जांपल, अगर एक बंदा रनिंग कर रहा है, ठीक है ना, और रनिंग करते करते जब वो 2 किलोमीटर पर आवर की पेस के ऊपर, 5 किलोमीटर पर आवर की पेस के ऊपर एक स्टेडी तरीके से रन करना शुरू कर देता है, हम कहेंगे जनाब ये डायनामिक इक्विलिब्रियम है। अगर एक बंदा बोल रहा है, बोलते बोलते उसकी स्पीड एक ऐसी स्पीड बन जाती है जो फिर फ्लक्चुएट नहीं होती, चेंज नहीं होती, और वो स्पीड कंटिन्यूसली जारी रहती है, हम कहते हैं जनाब ये डायनामिक इक्विलिब्रियम है। अगर एक पर्सन कोई मशीन या कोई पार्ट्स असेंबल कर रहा है और असेंबल करते हुए उसकी स्पीड ऐसी हो जाती है कि वो तमाम अगले आने वाले पार्ट्स उसी स्पीड के साथ असेंबल करता जाता है, हम कहते हैं ये डायनामिक इक्विलिब्रियम है। क्यों? उसने अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को अपने एक्सटर्नल फोर्सेस के साथ मैच करके, एडजस्ट करके एक कॉमन स्पीड ऑफ परफॉर्मिंग दैट फंक्शन आइडेंटिफाई कर लिया है। इस स्टेडी स्टेट ऑफ कंटिन्यूअस ऑपरेशन को कहते हैं कि ये डायनामिक इक्विलिब्रियम है फॉर बायोलॉजिकल ऑब्जेक्ट्स। और यही डायनामिकल इक्विलिब्रियम ह्यूमन लाइफ के ऊपर भी अप्लाई होता है, सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजिकल एनिमल्स वगैरह पे या इन पे अप्लाई नहीं होता। तो हमने 3 तरह से इक्विलिब्रियम को अंडरस्टैंड कर लिया, फिजिक्स, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री। अब जो सोशल साइंटिस्ट थे, जो सोशल साइंसेज हैं, जिन्होंने ऑर्गेनाइजेशन वगैरह की तमाम चीज़ें देखनी थी, ठीक है ना, उन्होंने भी सेम बायोलॉजिकल प्रिंसिपल को ही लिया।
उन्होंने फिजिक्स वाले या केमिकल वाले को नहीं लिया, उन्होंने कहा जिस तरह से बायोलॉजिकल सिस्टम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट और इंटरनल इन्वायरमेंट को मैच करके कंटिन्यूस फंक्शनिंग परफॉर्म करता है, तो इसी तरह से उन्होंने क्या नाम है ऑर्गेनाइजेशन में इस सिस्टम को अप्लाई, इक्विलिब्रियम के सिस्टम को अप्लाई करने की कोशिश की, लेकिन उस पर डिफरेंट तरह के क्रिटिसिज्म आए। एक प्राइमरी क्रिटिसिज्म ये था कि क्या ऑर्गेनाइजेशन कभी भी एक डिफाइंड स्टेज अचीव कर सकती है? मतलब हो नहीं सकता। क्यों? लेट्स सपोज अगर आप कहते हैं कि जनाब डिफाइंड स्टेज कंटिन्यूस प्रॉफिट्स है, कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन एक महीने में जितना प्रॉफिट कमा रही है अगले 11 महीनों में भी अगर उतना ही प्रॉफिट कमा रही है, तो जनाब ये इक्विलिब्रियम है। लेकिन क्या उसके दौरान कुछ और चेंज नहीं हो रहा? ठीक है ना, हो सकता है कि किसी महीने कॉस्ट कम होने की वजह से प्रॉफिट उतना रहा हो और किसी महीने में सेल ज़्यादा होने की वजह से प्रॉफिट उतना रहा हो। मतलब कि एक मेजर इंडिकेटर तो शायद सेम रह रहा है, लेकिन उसके दौरान बहुत से दूसरे इंडिकेटर्स तो ऊपर नीचे जा रहे हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि ऑर्गेनाइजेशन कभी भी एक डिफाइंड स्टेडी स्टेट ऑफ कंटिन्यूस परफॉर्मिंग फंक्शन अचीव कर सकती है। एक ये क्रिटिसिज्म था। कुछ कहते थे कर सकती है, जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि जनाब सेम प्रॉफिट अर्न करना शुरू कर दिया। कुछ कहते नहीं कर सकती जनाब, सेल्स और कॉस्ट वगैरह के अंदर फ्लक्चुएशन हमेशा जारी रहेगी। ठीक है ना। दूसरा जो क्रिटिसिज्म था वो ये था, क्या जो अगर एक फर्ज कर लेते हैं, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन स्टेडी स्टेट अचीव भी कर लेती है, फर्ज कर लेते हैं, दूसरा जो क्रिटिसिज्म था वो कहते थे चलें जी मान लेते हैं आपकी बात कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बायोलॉजिकल जो इक्विलिब्रियम है, डायनामिक इक्विलिब्रियम, वो अप्लाई हो सकता है, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन स्टेडी स्टेट अपनी अचीव कर सकती है, वो स्टेट के अंदर अपना फंक्शनिंग परफॉर्म कर सकती है। तो ये बताइए कि क्या ये डिफरेंट इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से था या किसी एक ह्यूमन बीइंग के जीनियस की वजह से था? हो सकता है कि मैनेजर या मालिक इतना जीनियस हो, उसने ऐसे डिसीजंस लिए हों जिसने उसको स्टडी कर दिया, और इसमें फोर्सेस का क्या ताल्लुक है? इसमें कोई इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस ने तो प्ले नहीं किया, ये तो किसी एक पर्सन की मेंटल कैपेबिलिटी थी जिसने उस ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी स्टेट के अंदर ले आया है। हो सकता है ना, पॉसिबिलिटी है कि बाज़ आपके जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, जो आपके मैनेजर्स होते हैं, जो आपके ऑनर्स होते हैं, वो इतने इंटेलिजेंट होते हैं कि उनकी डिसीजन मेकिंग आपको एक इक्विलिब्रियम पहुंचा देती है। इसमें फोर्सेस तो जस्ट गो टू हेल ना, इसमें तो उस पर्सन की इंडिविजुअल कैपेबिलिटी ने, इंडिविजुअल जेनेसिस ने और इंडिविजुअल जो उसकी कैपेबिलिटी थी उसने उसको इक्विलिब्रियम अचीव करवा दिया ऑर्गेनाइजेशन को। तो इसमें फोर्सेस का तो तल्लुक ही नहीं रहा, तो इक्विलिब्रियम का आएगा। सो लिहाजा ये दूसरा क्रिटिसिज्म था। लेकिन इसके बावजूद भी एग्रीमेंट इस चीज़ पे रहा कि अच्छा ये जो सोशल इक्विलिब्रियम है ये अचीव हो सकता है एज कम्पेयर टू बायोलॉजिकल इक्विलिब्रियम। लेकिन एक और पॉइंट था, जो थर्ड पॉइंट था इसके रिगार्ड, वो कहते थे कि क्या इक्विलिब्रियम हमेशा अच्छा होता है? क्या कि हम कहते हैं कि जनाब ये वॉलेट मूव करता करता यहाँ पे आकर रुक जाए तो क्या नाम है, क्या ये अच्छी चीज़ होगी? फॉर एग्जांपल हो सकता है कि नीचे बिल्कुल इसके बिल्कुल यहाँ पे नीचे कोई बर्नर चल रहा है, जब तक तो ये यहाँ पे था तब तक बर्नर की हीट इसको नहीं लग रही थी, यहाँ पे भी था नहीं लग रही थी, यहाँ था नहीं लग रही थी। लेकिन जब वो इक्विलिब्रियम अचीव कर जाता है, यहाँ पे आ जाता है, ठीक है ना, अब यहाँ पे इसको डायरेक्ट हीट फेस करनी पड़ती है, लेदर मेल्ट हो जाएगा, कि पहले काला हो गया यहाँ से। तो कहने का मकसद ये है कि इसकी लाइफ तो कम हो जाएगी। तो क्या इक्विलिब्रियम हमेशा अच्छा होता है? ये आज तक ये बहस जारी है, इसका भी मुकम्मल तौर पे आंसर नहीं आ सका कि इक्विलिब्रियम इज़ ऑलवेज गुड और नॉट। लेकिन सिस्टम एनालिसिस के लिए जो हम करते हैं होलिस्टिक एनालिसिस, उसमें हम ये चीज़ पे तो एग्रीड हैं कि हर चीज़ अपने इक्विलिब्रियम को अचीव करने की कोशिश करती है। वो ह्यूमन बीइंग हो, वो एक फैक्ट्री में मौजूद डिफरेंट तरह की मशीनरी हो, वो हमारे डिफरेंट रिलेशनशिप हो। हम अपने रिलेशनशिप में भी तो स्टेडी स्टेट चाह रहे होते हैं ना। अगर रिलेशनशिप हर दिन एक ब्रदर का दूसरे ब्रदर के साथ, एक ब्रदर का सिस्टर के साथ, एक फ्रेंड का दूसरे फ्रेंड के साथ, एक टीचर का एक स्टूडेंट के साथ रिलेशनशिप हर दिन फ्लक्चुएट करता रहे, तो कभी भी एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग जनरेट ना हो पाए। तो हर चीज़ जो एक ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद है वो इक्विलिब्रियम की तरफ टेंड करती है। उस इक्विलिब्रियम को समझाने के लिए आपको 4 तरह का इक्विलिब्रियम समझाया गया है। नंबर 1 फिजिकल इक्विलिब्रियम, नंबर 2 केमिकल इक्विलिब्रियम, नंबर 3 बायोलॉजिकल इक्विलिब्रियम एंड नंबर 4 सोशल ऑर्गेनाइजेशनल इक्विलिब्रियम। अभी सोशल ऑर्गेनाइजेशनल इक्विलिब्रियम पे हम मजीद आगे डिबेट करेंगे, ये भी यहाँ पे रुका नहीं है। सो बच्चा ये था द कंसेप्ट ऑफ सिस्टम इक्विलिब्रियम। तो अभी तक हम क्या डिस्कस कर चुके हैं?
सबसे पहले हमने सिस्टम को डिफाइन किया, उसके बाद हमने सिस्टम पर्सपेक्टिव, नेचुरल सिस्टम पर्सपेक्टिव को डिफाइन किया कि वो क्या होता है। फिर हमने कहा कि जो एल्विन गॉर्डनर के अकॉर्डिंगली दो डिफरेंट व्यूज़ हैं ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करने के लिए, रैशनल और नेचुरल सिस्टम पर्सपेक्टिव, उन दोनों को सेपरेटली डिस्कस कर लिया। फिर बताया कि मॉडर्न जो सिस्टम अप्लाई है ओपन सिस्टम पर्सपेक्टिव वो क्या है और किस तरह से नेचुरल सिस्टम पर्सपेक्टिव से डिफरेंट है, हमने वो डिस्कस कर लिया। उसके बाद हमने ये चीज़ भी देख ली कि सिस्टम को एज एन एनालिसिस टूल कैसे अप्लाई किया जाता है, उसके लिए क्या क्या प्री रेक्विजिट हैं, लाइक सिस्टम के कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई करना, यूनिट ऑफ एनालिसिस को आइडेंटिफाई करना। तो वो डिफरेंट चीज़ें जिनको हमने आइडेंटिफाई करना, हमने वो चीज़ें देख ली हैं। सो फाइनली हम पहुँचे कंसेप्ट ऑफ सिस्टम इक्विलिब्रियम के ऊपर। हमने डिफरेंट तरह का इक्विलिब्रियम अंडरस्टैंड कर लिया। यहाँ तक हम अपनी डिस्कशन को लेके आ चुके हैं।